अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे आप आजकल एक सबसे अहम और टॉप ट्रेंड मसला है, बलूचिस्तान में कुछ जो लोग हैं वो लापता हैं और उनकी फैमिलीज़ जो है इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं। कभी एक जगह बैठती हैं, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, और इनको बैठने तक की इजाज़त नहीं है यहाँ। और जब ये एक जगह आके बैठते हैं तो आप इनको मुख्तलिफ़ जगह से घेर के बाड़े लगा के इन्हें बंद कर दिया जाता है, जैसे कि एक डब्बे के अंदर किसी मुजरिम को या किसी जेल के अंदर किसी मुजरिम को बंद कर दिया जाता है। मेरे साथ समीदीन बलोच साहिबा मौजूद हैं जो कि जेल काट भी चुकी हैं। एक इनकलाब के साथ काफ़ी अरसे से इनका ताल्लुक़ है और ख़ासकर एक जंग लड़ रही है एक माफिया के ख़िलाफ़, और ख़ासकर अपने अवाम को, अपने जो लोग हैं मिसिंग पर्सन, उनकी रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। एक लंबे अरसे तक ये भी कैद व बंद की सोचतें बर्दाश्त करती रही। उसके बाद अभी इस्लामाबाद में ये मौजूद हैं। आज तकरीबन 34वां दिन है इनके इस एहतजाज को, और यहाँ पे ये मेरे साथ मौजूद है। समीदीन बलोच साहब, ये बताइएगा कि क्या माजरा है, आखिर ये रियासत है या कुछ और है जो आपकी आवाज़ सुन नहीं रही है? क्या मसला है आखिर? आज इस्लामाबाद फैसले के पीछे जो हमारा एहतजाज करता है, आज से 34वें दिन में जो है तब्दील हो चुका है। और हमारा बुनियादी मुतालबात ये है कि जो बलूचिस्तान में बलोच की कम्यूनिटी के जो रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। उनको गैर कानूनी तौर पर जिस तरीके से फॉल्स केसेस पे फैब्रिकेटेड चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, उनसे उनको जो है मुलज़िमा किया जाए। और साथ में बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं इन फॉर्म्स ऑफ इंफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर गौर करे और इन पॉलिसीज़ जिसमें बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ शामिल हैं, इनको इस तरीके की पॉलिसीज़ का खात्मा करें। तो ये दो बुनियादी मुतालबात के लिए हम जो 34 दिनों से इस्लामाबाद में बैठे हैं एहतजाज में। यहाँ पे मौसम की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बारिशें होती है, सैलाबी बारिशें भी शुरू हो रही हैं। तो इसमें साथ साथ सिर्फ हम इस वजह से बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जो हुक्काम बाला हैं, जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, वो आएँ, हमारे साथ बातचीत करें, हमारे मुतालबात सुने और इन पर कोई अमल दरामद पेश करें। लेकिन जो 34 दिन गुजर चुके हैं, ताहाल हमारे साथ ख़वातीन हैं, बूढ़ी माएँ हैं, बच्चे हैं। इस मौसम में वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो है हमें कोई नहीं सुन रहा। जहाँ तक हुकूमत की बात है कि वो हमें क्यों नहीं सुनता, मुझे लगता है कि उनके लिए बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की आवाम कोई मैटर ही नहीं करता। आज तक हम जो एक बात कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए बलोच या बलूचिस्तान के लोग कभी जो है प्रायोरिटी में नहीं शामिल होते हैं, बल्कि बलूचिस्तान के वो मिनरल, बलूचिस्तान के वो वसाइल हमेशा स्टेट को चाहिए होती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। लेकिन हम जब खुद इस्लामाबाद में आते हैं, यहाँ जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं उनके पास अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, यहाँ पर भी हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मैडम, एक सवाल जो मेरे ख्याल से देखने वालों के जहन में है कि ये मामला मिसिंग पर्सन का कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? देखिए, मिसिंग पर्सनस का मामला वैसे अगर बलूचिस्तान में इसकी पुरानी तारीख देखी जाए तो ये 1970 से शुरू है। और जब जो बलूचिस्तान के जो फॉर्मर जो वज़ीर आला रहे हैं सरदार जो अताउल्लाह मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल के वालिद साहब हैं, तो सरदार अख्तर मेंगल के भाई असद मेंगल को साथी समेत उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था कराची में। और आज तक उनकी लाश नहीं मिली। आज तक उनके लवाकिन को नहीं पता है कि असद के साथ क्या हुआ या उनकी लाश को कहाँ दफनाया गया। लेकिन इसकी जो एक नई शिद्दत के साथ इसका एक दोबारा एक सिलसिला शुरू हुआ, वो 2000 के बाद से शुरू हुआ, जब 2001 में अली असगर मंगोलजई जो प्रोमिनेंट नाम है इसमें शामिल है। उसके बाद 2006 में, 2007, 2008 में ये जो सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता गया। 2009 में मेरे अपने वालिद रफीदीन मोहम्मद बलोच को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। तो उसके बाद न सिर्फ जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हुई हैं, बल्कि किल एंड डंप पॉलिसी शुरू हुई है, उसमें एक टारगेट किलिंग शुरू हुई है। फिर उसके बाद मावरे अदालत कत्ल, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, और साथ में जो है जो
जाली मुकाबलों में, फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मार दिया जाता है। तो ये वही सिलसिला है जिसमें बार बार किसी न किसी तरीके से जबरी गुमशुदगियों के बाद लोगों को मारने का, कत्ल करने का सिलसिला जारी है। और अभी भी आप देखते हैं कि सिर्फ ईद के अभी जो 14 अगस्त का दिन हुआ था, इस 14 अगस्त के दिन बलूचिस्तान में 9 लोग एक ही दिन जबरी तौर पर गुमशुदा किए जा चुके, और उसमें एक औरत भी, एक ख़वातीन भी शामिल है, खातून भी शामिल है। और इससे पहले भी बलूचिस्तान में माजबी नामी एक लड़की है, वो ताहाल लापता है। तो बलूचिस्तान में पहले सिर्फ मर्द जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा किए जा रहे थे, लेकिन अभी उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। मैडम, जैसा कि प्रोटेस्ट होता है, इससे पहले जब एहतजाज हुआ था उस टाइम मारंग बलोच साहिबा और दीगर जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनको इंसाफ यहाँ से नहीं मिला था, और वो एक ऐसी उम्मीद लेके गई थी रियासत से कि जो इंतहाई काबिल अफसोस है। और उस टाइम के से पहले जब से ये मामला स्टार्ट है, तो कौन कौन लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनते रहे और इनसे सवाल करते रहे कि हमें क्यों गिरफ्तार उठाया जा रहा है, या फिर उनको बाजियाब किया जाए जो भी हमारे लोग उठाए गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। तो जैसा कि रिसेंटली देखने में मिला कि मारंग बलोच साहिबा थी, आप थी और दीगर जितने भी थे, उससे पहले ये जब आपने कहा कि 1970 के बाद कौन लोग जो है उनकी सामने उनकी मज़म्मत करते हैं? देखिए, जब मैंने कहा कि इसका जो एक नया फेज़ शुरू हुआ 2000 के बाद, उसमें जो है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की तंजीम बन गई है, जिसमें जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये तंजीम बनी और उन्होंने केसेस रिपोर्ट करना शुरू किए। तो इसके अलावा मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान में आई और उन्होंने ये केसेस रिपोर्ट किए, बल्कि इसके खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत को जो है ये केसेस और रिपोर्ट भी फराहम किया, और इंटरनेशनली भी इन केसेस को हाईलाइट किया। और जहाँ तक इन केसेस के ऊपर एहतजाज करने की जो लीडिंग रोल पे हैं, उनमें सबसे पहले बानो करीमा का नाम आता है कि बानो करीमा ने बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों से लेकर बलूचिस्तान में हर जो रियासती जबर है, रियासती इस्तेहसाल है, उसको किसी न किसी तरीके से प्रोवोक किया, इसके खिलाफ मुज़ाहमत किया। उसके बाद फरजाना मजीद, जिनके वालिद ज़ाकिर मजीद बलोच आज तक जबरी तौर पर गायब है, और उनकी भी काफ़ी देर तक एक एक्टिविज़म रही है जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़। उसके बाद मैं मुतअद्दिद 2009 से लेकर अभी तक जबरी गुमशुदगियों से लेकर हर किस्म की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उनके खिलाफ जो है मैं आवाज़ उठाती रही हूँ, न सिर्फ अपने वालिद के केस के हवाले से, बल्कि ओवरऑल बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं इनके खिलाफ। तो ये बात नहीं है कि डॉक्टर मारंग बलोच के जेल में डाल दिया गया है या मुझे जेल में डाल दिया गया है तो ये सिलसिला रुक जाएगा। हमने बारहा इस रियासत से भी कहा है कि ये तसलसल रुकने वाला नहीं है। बलूचिस्तान में अभी आप खुद देखिए, हमारे पीछे यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, बूढ़ी माएँ हैं, 70-80 के करीब उनकी उम्र है, वो भी यहाँ पे आए हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से स्टेट की जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ वो रेजिस्ट कर रही हैं। उनके बच्चे गायब हैं, उनके भाई गायब हैं, बड़ी बड़ी उम्र की माएँ हैं, उनके बच्चे कई सालों से लापता हैं, तो वो इसके खिलाफ रेजिस्ट कर रही हैं। तो इस बात का ये मकसद है कि कहने का कि रियासत जिन आवाज़ों को ये समझ के वो दबाने की कोशिश करती है, उनको जेलों में डालने की कोशिश करती है कि शायद अगर मैं इन आवाज़ों को दबाऊंगी तो इसके खिलाफ फिर आवाज़ें नहीं उठेंगे, लेकिन ये जो माएँ हैं, इन माओं की आवाज़ को आप कैसे दबाएंगे? वो जो छोटी बच्चियां हैं उनकी आवाज़ को आप कैसे दबाएंगे? मैडम, जैसा कि आप खुद जो है कैदोबंद की सोचतें महसूस करती आई हैं, उस दौरान कौन लोग थे आपसे मिलने जाते थे, क्या मुतालबात थे उनके, या फिर कुछ और जो आपके साथ हुआ उसके हवाले से कोई आवाज़ बयान कीजिए? जी देखिए, मुझे मार्च के महीने में कराची जब बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर पूरे बलूचिस्तान में क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें हमारे तंजीम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारंग बलोच को जो है जबरी तौर पर हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर फेक चार्जेस एलिगेशंस लगाए गए। और इसमें हमारे तंजीम के बाकी जो साथी हैं, शाजी बलोच, बीबकर बलोच, बीबू जादी और साथ मामा गफ़ार हैं, इन तमाम लोगों को जब जेलों में एक एक करके डाल दिया गया। जब इसी हवाले से जब कराची में हमने तंजीम की जानिब से एहतजाज की कॉल दी थी, तो एहतजाज के दौरान वो आए, पुलिस की एक बहुत बड़ी एक नफरी वहाँ पे मौजूद थी। हालांकि उस दिन का जो अनाउंसमेंट था वो भी हमारी तंजीम की जानिब से नहीं था, लेकिन उन्होंने एक माइंड बनाया था कि हमने हर हाल में जो है मुझे गिरफ्तार करना है, तो मैं
جیسے وہاں پہ پہنچی تو پولیس کی ایک بہت بڑی نفری وہاں پہ موجود ہوئی اور انہوں نے نہ ہماری کوئی اسپیچ ہم نے اس ٹائم پہ کیا تھا، نہ کوئی گیدرنگ ہوئی تھی، نہ ہم نے کوئی سڑکیں بند کیے تھے. اس کے باوجود پولیس آئی اور انہوں نے زبردستی مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی. جب ہمارے تمام ساتھیوں نے اس کے خلاف رجسٹ کرنا شروع کیا تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ہمارے سروں سے ہماری چادریں ہٹائی، چادریں کھینچی، انہوں نے ہمارے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی، مختلف طریقوں سے کوشش کیا کہ میڈیا کے سامنے ہماری تذلیل کی جا سکے. اس کے بعد مجھے جو ہے وومن پولیس اسٹیشن کراچی میں وہاں پہ رکھا گیا. تقریباً 14 گھنٹے تک مجھے اس اسٹیشن میں رکھا گیا اور اگلے دن مجھے وہاں پہ جو سینٹرل جیل کے کورٹ ہے، عدالت ہے، اس میں مجھے پیش کیا گیا. چونکہ تمام ساتھیوں کے میرے وکلا کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ مجھے کسی ایک اور کیس میں ڈال دیں گے. جیسے ہی میرے اوپر ایک بوگس FIR بنایا گیا تھا، اس FIR پر میں عدالت میں مجھے پیش کیا گیا. عدالت نے مجھے اس کیس پہ بری کیا، لیکن سیم اسی ٹائم پہ ایک اور انہوں نے چارجز لے کے آئے. مجھے 3 MPO کے تحت مجھے گرفتار کیا گیا دوبارہ سینٹرل جیل کے اندر سے، اور اسی جو ہے کورٹ سے لے کر مجھے سینٹرل جیل میں شفٹ کیا گیا اور تقریباً 10 دن تک مجھے سینٹرل جیل میں رکھا گیا. اور جہاں تک جیل کی بات ہے، جیل خود ایک پنشمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص جیل میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو ہم سیاسی قیدی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو وہاں کے انتظامیہ کا رویہ ہوتا ہے، جس قسم سے وہ ہمیں سیاسی قیدی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ وہ جس قسم کی ٹریٹمنٹ ہم سے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے بہت بڑے دہشت گرد انہوں نے پکڑے ہیں، جیسے ملک دشمن لوگ انہوں نے پکڑے ہیں. لیکن 10 دن متواتر اسی بیہیویئر کے ساتھ مجھے جیل میں رکھا گیا، جہاں پہ میں گھر سے مل رہی ہے کھانا جو آ رہا تھا وہ بھی بند کیا، میری ملاقاتیں بند کی گئی، مختلف طریقوں سے ہراس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، ڈرانے دھمکانے کا، اور جو بنیادی فیسلٹیز ہیں ان کو چھینا گیا کہ شاید یہ کسی طریقے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن 10 دن کے بعد سے پھر جو ہے جو ہائی کورٹ سندھ ہے انہوں نے یہ جو 3 MPO کا آرڈر ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور مجھے اس مقدمے سے باہر. میڈم پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ کچھ تصاویریں دکھائی گئی، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان کو PLA کا ساتھی قرار دیا گیا. وہ کچھ تصویریں یہاں پہ موجود تھیں، ان تصویروں کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور آج دن کو ایک بیان سامنے آتا ہے ایک پروفیسر کا اور وہ آگے کہتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گی سوال؟ دیکھیے اس پہ ایک تو یہ کہ ماضی میں پہلی بات یہ کہ ان کسٹڈی جہاں پہ لاء کی بات کریں، اب آئین اور قانون کی بات کریں، ڈیل کریں، تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر اس شخص کو میڈیا کے سامنے بٹھا کر اگر اعترافی بیان دلوانے کے بجائے اگر ان کو عدالت کے سامنے جو ہے بحث مباحثے کے طور پر ثبوت پیش کیے جاتے، آرگیومنٹس ہوتے، اس کے بعد ان کا کیس ان کے اوپر. میرا آخری کوشچن آپ سے کہ جیسا کہ پہلے یہاں پہ اتنا دن دھرنا دیا رہا آپ نے اور یہاں سے ایک جو امید لے کے گئی کہ ریاست سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، تو آج ایک دفعہ پھر سے آپ اسلام آباد کے عواموں کے سامنے آ کے بیٹھی ہیں، خاص کر نیشنل پریس کلب کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو اب کیا امید لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کیا اس ریاست سے آپ کو انصاف مل پائے گا؟ جی دیکھیے، جہاں تک ہمارے ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں جس میں بارہا ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ بھجوایا گیا ہے، تو اس سے ہم کوئی خاص امید تو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم جو سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے طرز پہ طریقہ کار پہ ہم یقین رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بطور شہری ہم ہر دفعہ ہم اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. اور ریاست تو یہی چاہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں مایوس ہو جائیں، ہم لوگ بارہا یہاں سے ان کے دروازے پر نہیں آئیں، ہم ان کے دروازے پر دستک نہ دیں، ہم ان سے امید یا توقع نہ کریں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گی. لیکن ہم جو ہے ان کے ایکسپیکٹیشنس پہ تو نہیں جائیں گے نا. ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ جبری طور پر غائب کیے جاتے ہیں، یا اس وقت جو بلوچ کمیٹی کی پوری قیادت کو غیر قانونی طور پر جیل میں ڈالا گیا ہے، تو ہم اس ریاست سے کوشچن کرنے تو ضرور آئیں گے. بلوچستان میں اگر ہمیں پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا ہے، وہاں پہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمارے پاس آخری راستہ اسلام آباد کا ہے. ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور ہم اسلام آباد میں کیسے سوال نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے رٹ مارا سمجھ، جو کہ ایک پولیٹیکل آواز ہے بلوچ قوم کی، بلوچ نیشن کی، ہم نے اس کو جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے.
गैर कानूनी तौर पर आपने जेलों में डाल दिया गया है। तो हमें रियासत से अगर उस किस्म की उम्मीद की कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हम ज़रूर इस रियासत से सवाल करने तो आए हैं कि आपने किस वजह से किन जो है जो जराइम है या किस बुनियाद पे आपने डॉक्टर मारन समेत प्रोजेक्ट कमेटी के लोग हैं साथी हैं आपने उनको जेलों में डाला है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सदीन हुसैन की जैसा कि आपने इनकी सुनी और उन्होंने जैसा कि एक रियासत के साथ इन्होंने एक सवाल रखा कि हमें इंसाफ आखिर क्यों नहीं दिया जाता। पहले जो एक उम्मीद की किरण यहाँ से लेके गई थी कि इस सियासत से इन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर से रियासत से ये सवाल करने आई हैं और रियासत के सामने जो है आप बैठी हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए और मिसिंग पर्सन जो है उनको जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने